नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं री शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र शुरू। राष्ट्रपति ने कहा, सरकार के नए कृषि कानूनों से देश के किसानों को और ज्यादा मिलेंगे अधिकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की, सभी सांसद लोकतांत्रिक ढंग से जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में अगले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 11% रहने का अनुमान। सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर बढ़ने में कृषि क्षेत्र की रही महत्वपूर्ण भूमिका। अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने तवांग में गांव बूढ़ा और गांव बूढ़ी के प्रशिक्षण शिविर में परंपरागत और औपचारिक कानूनों के बारे में जानकारी दी। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा से जुड़े कानूनी विषयों की भी दी गई जानकारी। संसद के बजट सत्र की शुरुआत आज दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के समक्ष राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से शुरू हुई। कोविड महामारी संबंधी एहतियात को ध्यान में रखते हुए सांसदों को संयुक्त सत्र के दौरान 3 अलग अलग स्थानों पर बिठाने की व्यवस्था की गई है। आगामी 1 फरवरी को संसद में पेश होने वाले आम बजट पहली बार पेपरलेस होगा। अपने संबोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि इस महीने की 26 तारीख को किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज और गणतंत्र दिवस का अपमान बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान जनता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करने के साथ साथ हमें यह भी सिखाता है कि हम नागरिक को कायदे कानूनों का गंभीरता से पालन करना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि संसद के पिछले सत्र में पारित कृषि संबंधी तीनों कानूनों का उद्देश्य देश के किसानों को और अधिकार तथा शक्तियां हासिल करने में मदद करना है। राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि कोविड-19 महामारी से निपटने के सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा समय पर लिए गए उचित निर्णयों से लाखों लोगों की जान बचाने में मदद मिली। युवाओं के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार में ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू को समाप्त करने के फैसले से देश के नौजवानों को फायदा हुआ है। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि सरकार देश के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। आज देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या भी तेजी से घट रही है और जो संक्रमण से ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या भी बहुत अधिक है। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए रिकॉर्ड आर्थिक पैकेज की घोषणा के साथ ही मेरी सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा कि किसी गरीब को भूखा न रहना पड़े। 2200 से अधिक प्रयोगशालाओं का नेटवर्क बनाकर हजारों वेंटिलेटर्स का निर्माण करके पीपीई किट से लेकर टेस्ट किट बनाने तक में आत्मनिर्भरता हासिल करके अपनी वैज्ञानिक क्षमता। संसद ने 7 महीने पूर्व 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार, कृषक उपज व्यापार और कृषक संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। छोटे किसानों को होने वाले इन लाभों को समझते हुए ही अनेक राजनीतिक दलों ने समय समय पर इन सुधारों को अपना भरपूर समर्थन दिया था। देश में अलग अलग फोरम पर देश के हर क्षेत्र में 2 दशकों से जिन सुधारों की चर्चा चल रही थी और जो मांग हो रही थी वह सदन में चर्चा के दौरान भी परिलक्षित हुई। वर्तमान में इन कानूनों का अमलीकरण देश की सर्वोच्च अदालत ने स्थगित किया हुआ है। मेरी सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह दशक भारत के उज्जवल भविष्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और इसका पूरा उपयोग करते हुए दशक के दौरान राष्ट्र से संबंधित तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। संसद में बजट सत्र की शुरुआत से पहले संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश के सामने स्वाधीनता सेनानियों के सपनों को साकार करने का सुनहरा अवसर आ गया है। श्री मोदी ने कहा कि संसद का यह सत्र इस दशक की शुरुआत के साथ हो रहा है और इस साल के बजट को उन 4-5 मिनी बजटों का ही हिस्सा माना जाना चाहिए जो वर्ष के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विभिन्न पैकेजों के रूप में पेश किए। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी सांसद लोकतंत्र की तमाम सीमाओं का पालन करते हुए जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। हम सबको संसद में भेजा है। हम संसद के इस पवित्र स्थान का भरपूर उपयोग करते हुए इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो, ये देश की अपेक्षाएं हैं। मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ देश के कोटि कोटि जनों ने हम सबको संसद में भेजा है, हम संसद के इस पवित्र स्थान का भरपूर उपयोग करते हुए लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने योगदान में पीछे नहीं रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। इतिहास में पहली बार हुआ कि 2020 में एक नहीं, हमें वित्त मंत्री जी को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े। यानी 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा और इसलिए ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 11% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसमें सरकारी खर्च में बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था की विकास दर में सुधार होने का संकेत दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 प्रस्तुत किया। सर्वेक्षण में कहा गया है कि निर्यात और सरकारी उपभोग में बढ़ोतरी होने से अर्थव्यवस्था में गिरावट का सिलसिला थामने में मदद मिलेगी। इसमें यह भी बताया गया है कि चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 7.7% रहने का अनुमान है। इसमें बताया गया है कि अगले वित्त वर्ष में विकास दर के 15.4% के स्तर पर पहुंचने का मोटे तौर पर अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण में कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की पटरी पर आने का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। इसमें कहा गया है कि देश में शुरू किया गया टीकाकरण का महाअभियान भी अर्थव्यवस्था में सुधार का बड़ा कारण है। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर बढ़ने में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सर्वेक्षण के अनुसार कोरोना महामारी के प्रकोप से सेवा, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र में तेज गिरावट आई। इसमें कहा गया है कि अर्थव्यवस्था को तेजी से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए अधिक सक्रिय नीतियां बनाने और उन्हें पूरी वित्तीय जिम्मेदारी के साथ लागू करना आवश्यक है। सर्वेक्षण में यह बात स्वीकार की गई है, स्वास्थ्य क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु बन गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य से संबंधित व्यापार को सक्रियता से नया रूप दिया है। सर्वेक्षण के अनुसार हाल के रुझान से पता चला है कि अर्थव्यवस्था की आपूर्ति संबंधी बाधाएं दूर हो रही है।
देश में अब तक 29,28,000 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 20,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए और 18,855 नए मामले दर्ज किए गए। कल 163 लोगों की कोविड से मौत हुई। इस समय देश भर में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 1,71,686 है। इधर अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार को कोविड के 3 नए मामले दर्ज किए गए और 3 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य के कुल सक्रिय मामलों की संख्या 15 है और कोविड रिकवरी दर 99.57% है। उधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेश ने भारत से कोरोना टीकाकरण के वैश्विक अभियान में बड़ी भूमिका निभाने का अनुरोध किया है। संवाददाताओं से बातचीत में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि टीका उत्पादन की भारत की क्षमता आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा वरदान है। उन्होंने कहा कि भारत में देश में विकसित वैक्सीन का बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन हो रहा है। श्री गुतरेश का यह वक्तव्य ऐसे समय में आया है जब भारत ने अपने पड़ोसी देश को कोविड वैक्सीन की 55 लाख खुराकें उपहार के रूप में दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन ने आज दूरदर्शन केंद्र ईटानगर में आग दुर्घटना, भूकंप सहित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के तौर तरीकों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। बल के जवानों ने दूरदर्शन कर्मियों को व्यवहारिक उदाहरण के जरिए बताया कि आग लग जाने, भूकंप आने या किसी अन्य आपदा की स्थिति में किस तरह अपना और दूसरों का बचाव करें। जो हम यहाँ पे बताएंगे वो काम आएंगे आपको। तो हम एक एग्जांपल से लेके चलते हैं कि सपोज दैट आपका कोई एम्प्लॉय या कोई आपका कुलीग, हमारी पूरी कंट्री को सिस्मिक जोन में बांटा गया है। सिस्मिक जोन 1 जहाँ की बहुत कम चांसेस हैं और सिस्मिक जोन 5 जहाँ की सबसे ज़्यादा चांसेस हैं अर्थक्वेक आने के। तो ये जो एरिया है सिस्मिक जोन 5 में आता है और कभी भी यहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है मेजर इंटेंसिटी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। बिल्डिंग कोलैप्स होगी, वहाँ कन्फाइन स्पेस हो गया है, जो आपका एंट्रेंस अभी तो उसमें खड़े होकर जा सकते हैं, पर जब बिल्डिंग कोलैप्स होगी हो सकता है थोड़ा सा रास्ता हो, तो कन्फाइन स्पेस में क्रॉल करके जाना है। सबसे पहले जो भी घायल व्यक्ति या बेहोश व्यक्ति है उसके हाथों को बांध दें किसी रुमाल से, दुपट्टे से, स्कार्फ से, क्योंकि जब आप उसको ड्रैग करेंगे तो उसके हाथ इधर उधर लगते रहेंगे और हो सकता है वहाँ कांच के टुकड़े हों। कोई भी आदमी बेहोश है उसको सेमी रिक्लाइन या सिटिंग पोजीशन में बैठा दें पीछे से जाकर इस तरीके से, और उसके साथ ही बैठ जाएं जैसे ये बैठा है, टांगे फैलाकर। एक हाथ से उसकी चेस्ट को ग्रिप कर लें और एक हाथ से की सपोर्ट से उसको धीरे धीरे बाहर निकाल लें। इस कंडीशन में आपका बॉडी की ताकत कम लगेगी और इजीली आप उसको आसानी से बाहर लेकर आ सकते हैं। अगर आप उसको पीठ पे नहीं उठा पा रहे हैं, अगर आप उसको घुमा नहीं पा रहे हैं, तो आप उसको सीधा भी इस तरीके से, जिससे कि हम फायरमैन लिफ्ट बोलते हैं, इस तरीके से उठा के उसको लेके जा सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी APSLSA द्वारा कल तवांग में गांव बूढ़ा और गांव बूढ़ी के लिए लीगल रिफ्रेशर ट्रेनिंग आयोजित किया गया। इस अवसर पर APSLSA की सदस्य सचिव जावे प्लुचाई, न्यायिक उप सचिव दानी बेलो, जिला उपायुक्त सांग फुंगसोक, एडवोकेट ताशी दोंदुप और डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी तवांग के सचिव तुम्सो बू सहित अनेक न्यायिक अधिकारियों ने गांव बूढ़ा और गांव बूढ़ी को परंपरागत कानून और संवैधानिक तौर पर मान्यता प्राप्त कानून के बारे में जानकारी दी। उन्होंने गांव बूढ़ाओं को महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामलों पर भी जानकारी दी। जो हमारा कस्टमरी जो प्रैक्टिसेस है उनका बीच में एक सिनर्जी किस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, उसी के टॉपिक पे आज हम लोग का यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है। और साथ ही साथ बहुत सारा टॉपिक्स, लीगल टॉपिक्स को भी हम लोग आज कवर किए हैं। जैसे कि अरुणाचल में हमारे प्रदेश में सभी मुख्य रूप से हम लोग ST हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं, तो उनका क्या राइट्स है इस एक्ट के अंदर, उसको हम लोग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में कवर किए हैं, डिस्कस किए हैं। उसके बाद में फ्री लीगल सर्विस एंड लीगल एड क्लिनिक का क्या रोल है, फंक्शन है, उसका बारे में भी डिस्कशन हुआ है। गाँव बुढ़ा लोग का भी बहुत बड़ा रोल है। वो लोग अपना विलेज लेवल में जो भी पेटी केसेस है, कंपाउंडेबल केसेस है, जो एक इंडिजिनस के बीच में जो केसेस हैं उनको वो लोग टेकअप करके रिजॉल्व करता है। तो अगर
ईटानगर शहरी निकाय के कॉरपोरेटर्स की आज राजधानी क्षेत्र के नीति विहार में बैठक हुई। बैठक के दौरान मेयर तामे फासांग, डिप्यूटी मेयर बीरी बासांग ने आधिकारिक रूप से अपने पद की शपथ ली। इस अवसर पर आईएमसी के आयुक्त सी चुखू और राज्य के टाउन प्लानिंग निदेशक लीखा सूरज भी मौजूद थे। बैठक के दौरान मेयर तामे फासांग ने दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी सदस्यों से ईटानगर को विकसित, स्वच्छ और हरित स्मार्ट सिटी बनाने में योगदान की अपील की। हम दो जना को आज यहाँ में स्वेयरिंग हुआ, इसका सारा मूल मतलब आप लोग समझता है। अभी मेयर और डिप्टी मेयर पोस्ट जो है ईटानगर का है, माने सरकार का है। सरकार का मतलब सारा पब्लिक का है। पब्लिक में आप सब शामिल है, आप सब मालिक है। कभी भी कुछ भी काम हम अक्सर आप लोग से जिक्र करता है, बिना टीम से होगा नहीं। हम लोग टीम में चलना पड़ेगा। चांगलांग जिला पुलिस अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा जागरूकता अभियान चला रही है। इसके तहत पुलिसकर्मी वाहन चालकों के अलावा स्थानीय नागरिकों को सड़कों पर सुरक्षित यात्रा के लिए लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सफल उदाहरण अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में देखने को मिलता है। राज्य के विभिन्न विभागों और संस्थाओं में कार्यरत देश के अन्य राज्यों के कर्मचारियों ने विभिन्न विषयों पर अपना अनुभव स्थानीय लोगों के साथ शेयर किया। इन अनुभवों के कारण राज्य में नई फसलों और बागवानी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया आयाम मिल रहा है। राज्य में रबर मैन के नाम से मशहूर ईस्ट सियांग जिले के नोरलुंग गांव के ओजिंग अजय को केरल के उनके दोस्त एम के उन्नी कृष्णन ने रबर की खेती के लिए प्रोत्साहित किया। ओजिंग अजय की रबर की खेती में सफलता से राज्य के दूसरे किसानों को भी रबर की खेती के लिए प्रोत्साहन मिला। एम के उन्नी कृष्णन वो केरला का आदमी था। एक दिन हम दोनों एक साथ बैठा था। बैठने के टाइम में उसने हमको बोला, ओजिंग आप लोग क्यों रबर प्लांटेशन यहाँ नहीं करता है? तो हम देखा यहाँ आप लोग का अरुणाचल और केरला में खास डिफरेंस नहीं है क्लाइमेट। उन्होंने बताया ये रबर पेड़ से निकलता है, बागान करता है। तो एक बागान 1 हेक्टेयर प्लांटेशन में आपको 500 प्लांटेशन होता है। इसी तरह मतलब हम दोनों का डिस्कशन से ये चलते चलते वो केरला एक समर सीजन में विंटर सीजन में उन्हें छुट्टी लेके चला गया। केरला से हमसे टेलीफोन किया का रबर बोट है, ये नॉर्थ ईस्ट का एक ये जर्नल ऑफिस है गुवाहाटी में, आप वहाँ जाके पता कीजिए। ऐसा बातचीत होते होते सब आ गया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।